Okay, we'll start now. Previous class we have seen Bohr's model and Bohr's hydrogen model, Bohr's postulate in fact, है ना? Alpha particles experiment पढ़ा था, Rutherford's nuclear model, then supported by Bohr's postulate. तो क्या थे बोर्स postulate? इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उसी ऑर्बिट में स्टेबल रह सकता है, अदर ऑर्बिट्स इट विल नॉट बी रिमेनिंग देयर, एंड उन ऑर्बिट का जो है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड कांस्टेंट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन कांस्टेंट which is h upon 2 pi. N will be 1, 2, 3, 4. That is the principal quantum number. And third one was if it change the orbit, then there will be the, if it comes from outer to inner orbit, outer orbit will have more energy, inner orbit will have lesser energy. So whatever the energy difference is, that energy difference is there in two orbits, that much energy difference photons will come out. Difference of energy E initial minus E final. So that is equal to HF or nu, which is the frequency of photon. All right, we saw up to here. Now, using this, we can again find out the radius of electron in terms of n. Principal quantum number में पहले n नहीं थे because he gave the radius without using the Bohr's postulate, and now we'll have the Bohr's postulate for radius and other. So देखो, electron is revolving around the nucleus. Centripetal force is provided by electrostatic force. mv square by r is equal to k q1 q2 by r square. q1 is the charge in the proton, q2 is the charge of electron, and यहाँ पे mod लिखा जाता है ना, mod. Will not put minus. And we know that attractive force will provide the centripetal force. तो यहाँ से mv square की वैल्यू, v square को लेफ्ट में रखा, बाकी m को भी इधर ही रखा. अदर टर्म्स वी हैव सेंट इट, r को इधर, r एक कैंसिल हो गया एक्चुअली. तो बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट लिया हमने, mvr इज इक्वल टू nh अपन 2 पाई. यहाँ से v की वैल्यू निकाली, ये नीचे भेज दिया, यहाँ पर आ गया, ये वैल्यू v की यहाँ पुट कर दी, तो स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर. राइट साइड में सेम 1 r विल गेट कैंसल. तो यहाँ से r के लिए सिंप्लीफाई किया, r को इधर भेज दो, बाकी टर्म्स इधर ले. तो व्हाट वी एंड अप विथ एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर इनटू n स्क्वायर बाय z. ये सब कांस्टेंट है, कैन यू सी दीज ऑल आर कांस्टेंट. तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z. अगर सेकेंड ऑर्बिट की रेडियस की बात करें, it will be 4 times of that of the first orbit, and heavy nucleus z will be more, radius will be reduced. हीलियम में z कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा सॉरी. यूरेनियम में z कितना हो जाएगा, 2 से 238 आ जाएगा यूरेनियम का. तो रेडियस विल बी drastically decreasing. In that case, there is a chances of electron capture by the nucleus. Nucleus electron को capture कर लेता है heavy nucleus में. Alright, so this is the important point you have to remember. n square by z. तो Bohr's radius, okay, ठीक है, यहाँ तक ठीक है. तो we have used the centripetal force का formula and Bohr's second postulate से v की value put कर दी और simplify कर लिया. तो ये सब constant है.
तो बोर्स रेडियस ए नॉट, सिंबल ए नॉट है. When electron of hydrogen atom in which Z will be 1 revolves in the first orbit, N will be 1, then radius is called Bohr's radius. तो यहाँ पे पुट कर दो, Z1 पुट कर दो, N1 कर दो, 1 पुट कर दो, इन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके सॉल्व करो तो इट कम्स टू बी 5.29 इंटू 10⁻⁻11 है ना. तो इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, 9 हटा के 3 कर दिया और ये एक 0 इधर शिफ्ट कर देंगे तो 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा. -10 इज नथिंग बट ए नॉट एंगस्ट्रॉम. तो ये पूरी की वैल्यू पुट कर सकते हैं एज इट इज, है ना. तो ऐसे याद कर सकते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू है. तो दिस इज नथिंग बट व्हाट इज आर नॉट, ए नॉट, सॉरी ए नॉट हो गया ये पूरा, दिस एंड दिस, क्या बचा n²/z. ऐसे लिख सकते हैं या फिर यू कैन रिमेंबर दिस ओनली. क्लियर. तो इसका एक क्वेश्चन है, ठीक है. देखो यहाँ पर हमने इस कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, ये इतनी आती है, तो इसको हम एज इट इज लर्न कर सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए. इसको छोड़ सकते हैं, ए नॉट के टर्म में लिखा नहीं लिखा डजंट मैटर. क्लियर. तो जैसे ये क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3, ये वाली वैल्यू, 10⁻⁻11. व्हाट आर द रेडियस ऑफ n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4 टाइम्स हो जाएगी, n is equal to 3 9 टाइम्स हो जाएगी. तो सिंस r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, z1 है तो r1/r2, n1/n2, r1 की वैल्यू पुट कर दो, r2 निकालना है, n1 is 1, n2 is 2, तो 4 आ गया, 4 को इधर शिफ्ट कर दो. और सेकंड केस में n विल बी 3, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ 5.3 इंटू 10⁻⁻11. आर यू गेटिंग इट. तो क्या किया हम लोगों ने, रेडियस क्या सीखा हमने, रेडियस इज डायरेक्टली, तो इक्वल रेडियस का गैप इक्वल नहीं है ना. जैसे ये है, फर्स्ट रेडियस अगर यहाँ है तो सेकेंड रेडियस 4 टाइम्स अवे, थर्ड रेडियस 9 टाइम्स अवे, ऐसा है ना. स्क्वायर है ना, n². तो दिस यू कैन जस्ट रिमेंबर, क्वेश्चन सिंपल है ये, easily can be done. Only thing you have to remember, r directly proportional to n². Z will be 1 for hydrogen atom. आगे समझ में ये. Now you'll see the velocity. वेलोसिटी यहाँ से मिल जाएगी, r की वैल्यू जो है ना, ये r की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दो तो वेलोसिटी का रिलेशन मिल जाएगा फ्रॉम टू. तो देखो यहाँ से mvr is equal to nh/2 pi, v की वैल्यू ये सेकंड पोस्टुलेट से, एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ r विच वी डिराइव नाउ. r नीचे था ना यहाँ पर, तो न्यूमरेटर वाले टर्म यहाँ हो जाएंगे, डिनोमिनेटर वाले ऊपर चले जाएंगे. तो ये आ जाएगा, ये दूसरा कांस्टेंट आ गया z/n. तो ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2.18 इंटू 10⁻⁶, क्वाइट फास्ट है वो, और z/n. तो z भी 1 हो जाएगा हाइड्रोजन एटम में, n इनवर्सली, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है ना, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n. n जितना छोटा उतना ज्यादा फास्ट. फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इज फास्टेस्ट, electron is fastest in the first orbit, independent of mass of the particle. मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है और फास्टेस्ट है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, सिमिलर टू द सैटेलाइट्स. सैटेलाइट भी क्लोज टू द अर्थ फास्टेस्ट होते हैं, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है स्लो डाउन होते हैं वो.
ठीक है, one satellite, one planet is there which is having the day longer than its year. It is revolving fast around the sun, rotating slow around the sun. Year is faster, year is less, and day is bigger. है ना? Venus है क्या? I think Venus is there. Rotation slow है उसका, revolution fast है. Getting it? तो Z by N. तो टाइम पीरियड निकालना है, तो अभी हमारे पास R आ चुका है, V आ चुका है, तो टाइम पीरियड इज T इज इक्वल टू 2 पाई R by V. R की वैल्यू पुट कर दो ऊपर से, V की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर सॉल्व कर लेना. तो ये रिलेशन आता है टाइम पीरियड का. इसमें n क्यूब आ गया, जेड स्क्वायर नीचे, टाइम पीरियड इज n क्यूब बाई जेड स्क्वायर. सेकेंड ऑर्बिट में कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा. फर्स्ट ऑर्बिट में जितना फास्ट घूम रहा है ना, सेकेंड ऑर्बिट में 3 टाइम्स टाइम पीरियड लेगा, वो टाइम लेगा, स्लो डाउन हो जाएगा, है ना? 3 टाइम्स नहीं, सेकेंड ऑर्बिट में 8 टाइम्स टाइम लेगा. एक तो रेडियस भी बढ़ गई, स्पीड भी कम हो गई, तो इट विल टेक 8 टाइम्स मोर टाइम in the second orbit, and third orbit में it will take 27 times more time in the as compared to first orbit. तो इस तरह से डबल डिक्रीजिंग इफेक्ट हो रहा है ना. एक तो स्पीड कम हो रही, और दूसरा क्या हो रहा है, स्लो डाउन भी हो रहा है. और आई मीन स्लो डाउन भी हो रहा है, रेडियस भी बढ़ रही है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, और स्पीड कम हो रही है. तो इसलिए ऐसा हो रहा है. फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल हो जाएगी उसकी, है ना? फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल हो जाएगी. फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी मोर होगी, सेकंड की कम हो जाएगी. फर्स्ट इट इज कंप्लीटिंग रिवॉल्यूशन फास्ट, सेकंड जो है फ्रीक्वेंसी इज 1/8, है ना? जैसे ये क्वेश्चन है अपना, यूजिंग द बोर्स मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन n इज इक्वल टू 1 2 3. तो इसमें यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना? पूरा फार्मूला अगर पुट करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करने बैठेंगे कैलकुलेशन है, तो इसको ऐसे लर्न कर लो ये फार्मूले को. 2.18 इंटू 10⁻6 Z by N. Z हाइड्रोजन में Z1 N1, कितनी वेलोसिटी आ गई? सेकंड में 4 टाइम्स हो जाएगी, आई मीन 1/4 1/2 हो जाएगी, सॉरी वेलोसिटी है ना. सेकंड में इसकी आधी हो जाएगी, थर्ड में इसकी 1/3 हो जाएगी, है ना? और रेडियस के लिए देखो, अभी हमने निकाली थी R1 ये है, और टाइम पीरियड भी निकालना है. टाइम पीरियड 2 पाई R by V1, है ना? R1 निकाला है, V1 निकाला है, डिवाइड करके टाइम पीरियड निकालो. जनरली ये अवॉइड करते हैं, इसमें कैलकुलेशन बहुत लेंदी है ना, तो दे आर अवॉइडेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. रेशो में आएंगे क्वेश्चन, देखो आगे देखते हैं रेशो वाले. ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 7 था ये, एज ए स्टैंडर्ड फार्मूला बना के. ऐसे मैग्नेटिज्म से रिलेट कर सकते हैं उसको. इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो करंट बनाता है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस पे, है ना? में करंट कितना होता है, आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, या फिर चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी में एन आता है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, आई बाय आर होता है. तो आई में भी, आई में फ्रीक्वेंसी आएगी, आर में भी एन आएगी कुछ, तो उससे हमें इस तरह के रिलेशन मिल जाते हैं. कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये है. समझा? पता है? तो फार्मूला नहीं भी आता मैग्नेटिक फील्ड का, याद नहीं आ रहा था बहुत. मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. करंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एफ होता है, रेडियस. अभी एफ हमने देखा था, जेड एन के साथ क्या रिलेशन था, आर भी जेड एन के साथ क्या रिलेशन था, तो पुट करने से ऐसा आ जाता रिलेशन. तो पूरा फार्मूला अगर मैग्नेटिक फील्ड का याद भी नहीं है, तभी भी मैनेज कर सकते हैं हम लोग.
काइनेटिक एनर्जी निकालनी है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाली हमने पीछे इतनी, तो हाफ एम ई स्क्वायर मास जो है ऊपर आ रहा है इसमें me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। फिर से ये कांस्टेंट भी है, मास पे डिपेंड भी कर रहा है। देखो मास पे, वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं कर रही थी। काइनेटिक एनर्जी में मास ऊपर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास है ये, वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन। और आर में मास किधर आ रहा है, क्योंकि एक एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन को दूसरे पार्टिकल से रिप्लेस कर दे जो कि 207 टाइम हैवियर है, तब क्या फर्क पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट थिंग्स विल चेंज। रेडियस में मास नीचे आ रहा है देखो, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो मास की पोजीशन पे वो दैट मेनी टाइम्स हो जाएंगे वो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, नीचे है तो डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए के Q1 Q2 बाई आर। Q1 इसमें पोटेंशियल एनर्जी में माइनस रिटेन किया जाता है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में माइनस हम मॉड ले लेते हैं वहां पे फोर्स के लिए। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस क्यू, न्यूक्लियस का चार्ज जेड इंटू ई, तो ये आ गया। तो ये टर्म्स देखो सेम है पूरे, देखो सारे टर्म सेम है, यहाँ पे बस माइनस है और ये 4 है नीचे, इसमें 8 है, अदरवाइज कांस्टेंट आर सेम। ग्रेविटेशन में भी ऐसे ही था ना, सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में ऐसे रिलेशन था। टोटल एनर्जी में दोनों ऐड हो जाएंगे, ये टर्म्स कॉमन ले लो बाहर, तो ब्रैकेट में 1/8 माइनस 1/4 बचेगा। ये कितना आएगा, 8 इंटू 4 और 4 माइनस 8, 4 माइनस 1/8 आ जाएगा। बाकी टर्म्स तो सेम रहेंगे, माइनस 1/8 है ना। अभी ये भी कांस्टेंट है देखो, इन सब की वैल्यू पुट करो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करो, एच की वैल्यू पुट करो, तो ये माइनस 13.6 आ जाता है, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर एज इट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा ये, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, जबकि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियन होते हैं ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दे आर मिलियन टाइम्स मोर एनर्जेटिक। एनर्जी मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है अंदर न्यूक्लियस के अंदर, इसीलिए तो न्यूक्लियर रिएक्शन से हम, एटॉमिक रिएक्शन से न्यूक्लियर पावर जनरेट करते हैं। तो ये ईवी में है, न्यूक्लियॉन्स की जो है एमईवी, मिलियन टाइम्स, मिलियन में 10⁻⁶ होते हैं, मिलियन टाइम्स मोर टाइटली बाउंड न्यूक्लियॉन्स, उनको तोड़ना भी आसान नहीं होता है, एक बार ब्रेक कर दिया तो एनर्जी भी बहुत मिलती। ऑलराइट, तो ये एक शॉर्ट अपना इजी फार्मूला है एनर्जी निकालने का, ईएन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे भी ईएन लिखो या नहीं लिखो डजंट मैटर, ठीक है। एन, तब इसमें देखो, इसमें अगर हम इसमें एक रिडबर्ग कांस्टेंट देखते हैं क्या है, देखो यहाँ पर हम एच सी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो ऊपर एच सी बचेगा और नीचे जो है एच क्यू हो जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये सारे टर्म्स है ना, ये रिडबर्ग कांस्टेंट के बराबर होते हैं आर। इन सब टर्म्स की डायमेंशन क्या आएगी, L-1 आएगी। पर मीटर होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट की यूनिट पर मीटर होती है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये आर हो गया एच एंड सी। इन अदर वर्ड्स ये आर एच सी की वैल्यू -13.6 रहने ही वाली है। ये यहाँ पे नए कांस्टेंट लेके आए हमने, रिडबर्ग कांस्टेंट की चर्चा यहाँ पे डिस्कशन किया, उसकी वैल्यू इतनी होती है पर मीटर। बिकॉज लेफ्ट साइड में अगर याद होगा रिलेशन ऐसा आता है, लेफ्ट साइड में आर आता है, यहाँ पे 1/n इनिशियल माइनस एन फाइनल माइनस एन इनिशियल ऐसा आता है। तो 1/λ के रेसिप्रोकल आता है रिडबर्ग कांस्टेंट, केमिस्ट्री में अगर तुम्हें याद होगा, है ना। और दूसरा रिलेशन क्या बताया मैंने, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड है टोटल एनर्जी से। ये जो टोटल एनर्जी आई है ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और पोटेंशियल एनर्जी जो आई है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी है। देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में 4 है, इसके ट्वाइस है टोटल एनर्जी। इसको हम टोटल एनर्जी भी लिख सकते हैं, TE और E। सैटेलाइट में भी तो था ना ऐसा,
एक और पॉइंट बता दो, देखो फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1। जूल में लिखनी है तो जूल में ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ईवी है ना, ईवी हटा के कितना है 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करो, जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको याद करने की जरूरत नहीं है ना। एक्स्ट्रा चीजें याद करने में अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना, इसी से कन्वर्ट कर लेना 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करके। जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन -13 पॉइंट्स, ग्राउंड स्टेट में दिया है। तो व्हाट आर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस स्टेट। के ई कितना होगी और पी कितना होगा। अभी हमने जो रिजल्ट देखे थे वो यूज कर सकते हैं, लंबे फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, मॉड ले लेंगे माइनस हट जाएगा, ये आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, यहाँ पे माइनस भी है तो -27.2 EV। तो ये इजी क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, इट इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी बुक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। केमिस्ट्री में है ऐसे क्वेश्चंस, एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में होंगे ना, 12th में कि 11th में टॉपिक केमिस्ट्री में। 11th। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन ना हो। देखो ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, n=2। सेकेंड ऑर्बिट को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। थर्ड ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, सेकेंड एक्साइटेड, एक कम रहता है ना। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स थर्ड ऑर्बिट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन्स कौन सी ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट, क्योंकि ग्राउंड को n=1 देते हैं ना। ग्राउंड इज n=1, फर्स्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। ऊपर वाली जो है एक्साइटेड स्टेट है, वो इलेक्ट्रॉन वहां से फिर वापस आ जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है 12.15 का, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज गिवन -3.4 EV है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। अभी हमने किया था क्वेश्चन, मॉड हो जाएगा इसका तो +3.4 हो जाएगा। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, वो डबल होती है, अभी किया था ऊपर क्वेश्चन, इतना हो गया। विच ऑफ द आंसर अबव वुड चेंज इफ द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल इज चेंज। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है चॉइस ऑफ जीरो। कॉमनली तो जीरो पोटेंशियल इन्फिनिटी पर लिया जाता है। अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट में ले लें जीरो पोटेंशियल तो उतना ऐड करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में जितना ऐड करके जीरो आएगा उतना ही सभी में ऐड करना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज, के ही रिमेन्स अनचेंज। आगे मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है इसका, कैसे चेंज होगा। आगे एक क्वेश्चन है, विल सॉल्व इट, बट इतना यहाँ पर इतना सफिशिएंट है कि पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट चेंज बट काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज। We'll solve the question of this point in next few questions। ठीक है, तो ये भी इजी है कंपेरेटिवली। ऑलराइट, तो इसमें भी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है क्वेश्चन नंबर 15 में।
एक ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में नहीं आता, बट फिर इंटरेस्टिंग, इसको हम कम इक्वेट कर रहे हैं उससे, एटॉमिक व्हाट इज कॉल्ड, और अपना सोलर सिस्टम को एटॉमिक मॉडल से इक्वेट करके देखते क्या है, कितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ रहा है। सैटेलाइट दिया है, मास उसका दिया है, टाइम पीरियड दिया है, रेडियस दी है, और बोला है कि assuming that Bohr's angular momentum postulate applies to satellite just as it is it does to an electron in the hydrogen atom, find the quantum number n निकालना है। तो क्या किया हमने, देखो यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सॉल्विंग डायरेक्ट कर दिया है, मैं इसको थोड़ा ब्रेक करके दिखाता हूँ। ये सेकंड पोस्टलेट है, mvr इज इक्वल टू n h/2 पाई, यहाँ से n निकाल लिया, इक्वेशन 1। फिर रेडियस दिया है, मास दिया है, टाइम पीरियड दिया है, तो v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई t होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू ये निकाल के यहाँ पे पुट कर दो और सॉल्व करना पड़ेगा। लेंथी सोल्यूशन है, बट हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालना चाहते हैं, कितना है, 10⁻45 आ रहा है, क्वाइट ए हाई वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नोट दैट क्वांटम नंबर फॉर द सैटेलाइट मोशन इज एक्सट्रीमली large. In fact, for such large quantum numbers, the results of quantization conditions tend to those of classical physics, है ना। मतलब क्वांटम नंबर अपना क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है इट फेल्स, ऐसा बोल सकते हैं। अगर एक ऑर्बिट बढ़ भी गई तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता उसमें, है ना, इतने। तो क्लासिकल फिजिक्स में चले जाते हैं, न्यूटोनियन फिजिक्स, है ना। ये क्वांटम फिजिक्स की बात हो रही है, क्वांटाइजेशन। तो हाई ऑर्बिट के लिए वी कैन जस्ट डू इट विद द अदर मेथड आल्सो, सेम रिजल्ट आएंगे। क्लासिकल फिजिक्स मतलब न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटन के फार्मूले लगते हैं सब, और क्वांटाइजेशन नहीं माना जाता वहां पर। आयोनाइजेशन की अभी हम डिस्कस कर रहे थे। आयोनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दो, बाहर ही निकाल दो पूरा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, नॉकआउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। एक्साइटेशन में नेक्स्ट ऑर्बिट में भेजना, नेक्स्ट में या उससे नेक्स्ट में या उससे नेक्स्ट में, है ना। ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n इज इक्वल टू 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। ऊपर भी डिस्कस किया था हमने। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? आयोनाइजेशन में बिल्कुल उसको नॉकआउट कर देना इलेक्ट्रॉन को, एक्साइटेशन में नेक्स्ट ऑर्बिट में भेज देना, हायर ऑर्बिट्स में भेज देना। ऑलराइट, तो ये मीनिंग पता होना चाहिए। नोबडी आस्क्ड द डेफिनेशन। ये सही है। फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बाहर निकाल देंगे, तो हीलियम प्लस, एक प्रोटॉन इफेक्टिव हो जाएगा, एक प्रोटॉन का चार्ज इफेक्टिव हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, कितना आएगा बोलो? ये बोर्ड में नहीं आता है हीलियम का, ओनली हाइड्रोजन का आएगा बोर्ड में। जेई नीट के लिए लिख देता हूँ, बोर्ड में ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। तो वही फार्मूला जो ऊपर डिराइव किया वही है। जेड, हीलियम का जेड कितना होता है? 2 होता है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी 2 है, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 2 स्क्वायर। तो इसमें एनर्जी जो है -13.6। इसके सेकेंड ऑर्बिट में इतनी, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इतनी। सिंपल है क्वेश्चन, बट तुम्हें याद रखने पड़ेंगे ये फार्मूले। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, ये भी नहीं, ये अपना एनसीईआरटी बुक का शायद हो सकता है। एनर्जी ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.4 eV। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट स्टेट। जिसमें एनर्जी -3.4 eV है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? अगर हमें n पता लग जाए तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? n इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो कौन से ऑर्बिट में होगा ये? n निकाल लेते हैं ना। देखो
फार्मूला लगा दिया। ये हाइड्रोजन की बात हो रही है, Z1 हो जाएगा। कितनी एनर्जी दी है? -13.4 दी है, -13.6 ये एज इट इज। Z1 हो गया, n निकल देंगे यहाँ से, n² कितना आएगा डिवाइड करने का 4 आएगा, तो n2 आ गया। और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लगा दिया, NH/2π, तो H/π निकालना पड़े तो निकाल सकते हैं। H 6.6 होता है, 2 पॉइंट समथिंग 10⁻⁻34 आ जाएगा। नीचे पाई 3.14 होता है और ये 6.6 होता है, 2.1 समथिंग आ जाएगा। तो यू कैन जस्ट इजीली गेट इट, बट एन निकालना आना चाहिए, कौन से ऑर्बिट में उतनी एनर्जी होती है। तो एनर्जी वाले फार्मूले में पुट कर दिया हमने, जितनी एनर्जी दी है वो पुट कर दिया, तो एन आ गया उससे। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यू नो, बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए भी। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो पूरे जो है नहीं आएंगे, उसमें इतनी वैल्यू पुट करके सॉल्व करने का टाइम नहीं रहता। गेटिंग और नॉट? ठीक है, तो इसकी फाइनल वैल्यू भी निकालना आसान है, ऐसे h/π से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये फाइंड द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द, डायमीटर का और रेडियस का एक ही तो रेशियो आएगा ना, डायमीटर और रेडियस का। क्या फार्मूला सीखा था अभी हम लोगों ने? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², तो n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फर्स्ट ऑर्बिट n कौन सा है? फोर्थ ऑर्बिट, तो n1 पुट कर देंगे, n4 को 4 पुट कर देंगे, 1/16। फोर्थ ऑर्बिट इज 16 टाइम्स डायमीटर उसका। जो रेडियस का रेशियो है वही डायमीटर का, उसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। और रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द ऑर्बिट, एरियाज में क्या होता है? πr² होता है। R1/R2 आ गया है, तो पाई तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एरिया ऑफ द ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट है ना, सर्कुलर ऑर्बिट एज्यूम करेंगे। वैसे भी आर का रेशियो है ही ना अपने पास, तो R1/R2, तो 196 नहीं, कितना होगा ये रेशियो? 256 आएगा क्या? नहीं, सही था। ऑलराइट, ओके। तो ये क्वेश्चन देखो, जो हम लोग बोल रहे थे कि भाई जैसे वो अपनी बुक में था कि ग्राउंड स्टेट का अगर हमने मतलब कौन सी एनर्जी चेंज हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। एससी वर्मा का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में केवल बोला था कि भाई विच ऑफ द एनर्जी विल चेंज, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी बोथ विल चेंज, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज। तो वही क्वेश्चन है, देखो उसमें कैसे चेंज होगा वो भी सिखा देता हूँ मैं तुम्हें। व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट? तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी टोटल एनर्जी होती है? n=2 होता है। if potential energy is given, अच्छा potential energy is taken to be 0 in ground state, ओके, इसमें 0 ग्राउंड स्टेट में लेना है। तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है? माइनस, टोटल एनर्जी की डबल होती कि नहीं? टोटल एनर्जी कितनी है? -30.6 है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी इज -27.2 eV, तो ये हो गया। अभी ग्राउंड स्टेट में 0 करना है इसको, है ना, इतना ऐड करना पड़ेगा इसमें, फिर 27.2 तब 0 हो जाएगी। तो सेकेंड ऑर्बिट में क्या होगा फिर? सेकेंड ऑर्बिट में कितनी होती है? उसमें भी उतनी ऐड करनी पड़ेगी। सेकेंड ऑर्बिट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती? -6.8 होती, उसमें भी यही फिगर ऐड करना पड़ेगा, सभी में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसका रेफरेंस पॉइंट चेंज कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट में 0 ले रहे हैं। तो इतना ऐड करने से, जितनी है उतना ऐड करने से 0, सब में उतना ऐड हो जाएगा। तो सेकेंड ऑर्बिट में 20.4 eV आ गई, बट काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। काइनेटिक एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट में कितनी होगी? 3.4 होती है, क्योंकि टोटल एनर्जी -3.4 होती है। काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट इज 3.4 प्लस, तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगी, ये 3.4 है, ये हो गई है न्यू पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो 23.8 eV।
तो क्या करना है, फर्स्ट ऑर्बिट की जीरो करने के लिए उतना ऐड करना है, और सभी ऑर्बिट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्टैंडर्ड वैल्यू जो निकालते हैं हम लोग, टोटल एनर्जी से डबल डबल होती है ना, उसमें उतना उतना अमाउंट ऐड करके जो आएगा पॉजिटिव आ रही, देखो है ना, टोटल एनर्जी भी देखो पॉजिटिव आ रही, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, माइनस होनी चाहिए टोटल एनर्जी सो दैट इट इज बाउंड, बट इमेजिन किया है ऐसा, समझा। तो क्या करना है इसमें कि जिस ऑर्बिट में बोला जीरो है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो अपने नॉर्मल प्रीवियस मेथड से, माइनस होगी, उतना ऐड कर दो, सभी में ऐड कर दो, फिर हर ऑर्बिट में उतनी उतनी ऐड होती चली जाएगी, फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, उसके साथ ऐड कर दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या होता है? ओके